Hello, Namaste, welcome to Think with Priyam. This is the chapter 4 Agriculture, class 8 Geography. So हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर है ये भी एक तरीके की एक्टिविटी है। तो एक्टिविटीज़ को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो मनी जनरेट करने का काम करती हैं, जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, जिसके लिए आपको सैलरी मिलती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिससे आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई मनी नहीं मिलता है। ये आप एक तरीके से सेवा भाव के लिए करते हैं। दोनों के एग्जाम्पल देती हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अगर मैं स्कूल में टीच कर रही हूँ जिसके लिए मुझे सैलरी मिल रही है, तो वो क्या हो गया, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। लेकिन अभी मैं पर्सनली सिर्फ हेल्प करने के लिए अगर वीडियो शूट कर रही हूँ, आपको क्लासेस दे रही हूँ, सेम क्लासेस दे रही हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा सेवा भाव से होती है कि आप या किसी की केयर करते हो, किसी की रिस्पेक्ट करते हो, किसी को लव करते हो, तो आप क्या करोगे, उसकी मदद करने की कोशिश करोगे। इसके लिए आप ज़रूरी थोड़ी है कि आप उससे पैसे मांगोगे। अगर आपकी मम्मी सुबह उठ के आपके लिए लंच बना रही है, ब्रेकफास्ट बना रही है, तो ये क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके लिए आप उनको पैसे नहीं दे रहे हो, लेकिन इससे उनको करके खुशी मिलती है, इसलिए वो ये काम कर रही हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमें पता चल गया कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। तो अभी हमें इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेजरली 3 टाइप की होती हैं। एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी, फिर सेकेंडरी एक्टिविटी और फिर टर्शरी एक्टिविटी। Primary activities, it includes all those connected with the extraction and production of natural resources. तो मेनली प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है डिपेंड होती है नेचर के ऊपर, यानी कि हम जो भी मटेरियल निकाल रहे हैं, जिस भी मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फिशिंग करनी है तो फिशिंग मैं कहाँ से निकालूंगी, ओशन से निकालूंगी, रिवर से निकालूंगी। तो वो फिश कहाँ से मिल रही है, वो हमें मिल रही है नेचुरल रिसोर्स से, यानी कि मैं उसके लिए नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अगर मुझे माइनिंग करनी है, मुझे कोयला निकालना है, तो मैं कोयला कहाँ से निकालूंगी, मैं ज़मीन से निकालूंगी, और उसके लिए मैं नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अगर मान लो मुझे कपड़ा बनाना है और मुझे कॉटन चाहिए, तो कॉटन मैं कहाँ पर उगा रही हूँ, ज़मीन में उसकी क्रॉपिंग कर रही हूँ। वो मुझे कहाँ से मिल रहा है, ज़मीन से मिल रहा है, क्रॉपिंग करके मिल रहा है। तो क्या है, फार्मिंग क्या हो गई, एक हमारी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी हो गई। समझ में आया, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग, ये सारा प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में आता है। क्यों, क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं, इनमें हम जो भी मटेरियल को रिक्वायर्ड करते हैं, जो भी मटेरियल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, वो सारा का सारा नेचर से प्रोवाइड होता है। फिर आता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़। दीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी सेक्टर। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में प्राइमरी सेक्टर के जो आइटम होते हैं, इनको यूज़ किया जाता है, इनमें मॉडिफिकेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके बाद उसको कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, तो अगर किसी को स्टील बनाना है तो स्टील के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है प्राइमरी सेक्टर से। कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है, और उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको स्टील बनाया जा रहा है। अगर मान लो किसी को कपड़ा बनाना है, ठीक है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है, तो अगर किसी को कपड़ा बनाना है तो कपड़े के लिए कॉटन कहाँ से मिल रहा है, कपड़े के लिए कॉटन मिल रहा है प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी से। तो इससे वो क्या बना सकता है, कपड़ा बना सकता है। तो ये आ जाएगा किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। फिर आता है टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ को याद करना सबसे सिंपल है। इसको टर्शरी सेक्टर जो है, टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। सर्विस सेक्टर जो इन दोनों को हेल्प, इन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। These provide support to the primary and secondary sector through the services. टर्शरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ रही है, आप जैसे ब्लिंकिट करते हो, जोमेटो करते हो, कोई भी आइटम जो आपके तक पहुंचता है, किस किस तरीके से पहुंचता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर का पार्ट है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आया है तो आप क्या करते हो, कंज्यूमर केयर पे बात करते हो। अगर आपके कुछ इश्यूज होते हैं तो जो कॉलिंग हो रही है वो भी एक सर्विस है, तो वो भी टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। मतलब जितनी भी सर्विसेज का आप यूज़ करते हो, चाहे वो टीचिंग की सर्विस है, चाहे वो आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो डॉक्टर की सर्विस ले रहे हो, सब की सब ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट होती है। तो जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। ये सेक्टर प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू दी अदर 2 सेक्टर्स। जो हमारे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, इन दोनों सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये हमारा, इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सारी सर्विस एक्टिविटीज़ आती है। समझ में आ गई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में आती है द एक्टिविटीज़ दूड्स डिपेंड ऑन द नेचर,
और जहाँ से हम जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ से निकाल रहे हैं, नेचर से निकाले, इसमें फिशिंग, एग्रीकल्चर वगैरह आ जाता है। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है जो प्राइमरी सेक्टर के गुड्स के ऊपर डिपेंड होती हैं और उसमें वो मॉडिफिकेशन करती हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाती हैं। अब फाइनल कंज्यूमर तक डायरेक्टली तो पहुंचेगा नहीं, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा और अलग फैसिलिटीज़ लगेंगी। तो वो जो चीज़ों का काम है, बीच का जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम कौन सा करेगा, टर्शरी सेक्टर करता है, जिसमें टर्शरी एक्टिविटीज़ आती हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ कौन सी है, मैंने बताया, चाहे कॉलिंग की एक्टिविटीज़ हो रही हो, चाहे आपको हेल्थ फैसिलिटी मिल रही हो, चाहे आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल रही हो, ये सारी की सारी टर्शरी एक्टिविटीज़। फिर नेक्स्ट स्लाइड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड आपको एक ड्राइंग मिल रही। तो प्राइमरी सेक्टर इसमें दिखा रखा है, देखो जैसे कि ये गेहूं है, गेहूं इसमें दिखा रखा है, व्हीट, तो ये किसका पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। अब गेहूं में कुछ मॉडिफिकेशन की जाएगी, कुछ चीज़ें ऐड की जाएंगी, तो क्या बनेगा, एक बिस्किट बनेगा। अब ये बिस्किट जो है किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। अब इस बिस्किट को पैकेट में डाल के जब आप तक पहुंचाया जाएगा थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन, तो ये किस में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन, ये टर्शरी सेक्टर में आएगा। समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से। नाउ एग्रीकल्चर के बारे में बता रखा है, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी मेन एक्टिविटी है इंडिया में। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, चाहे आप सब्जी क्रॉपिंग कर रहे हो, फ्रूट्स उगा रहे हो, वेजिटेबल्स उगा रहे हो, फ्लावर्स उगा रहे हो, या फिर जो आपके मवेशी होते हैं, जो जानवर है, उनकी भी देखभाल करते हो, उनको भी चलाने का काम करते हो, उनको पालने का काम करते हो, तो वो भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। पूरी दुनिया के 50% लोग जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंक्लूड है, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी का काम करते हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 2/3 पार्ट जो है किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और मोस्टली विलेज में रहता है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे बेस्ट तो सबसे मेन होता है आपका सॉइल और दूसरा होता है आपका क्लाइमेट। अगर उसको अच्छा क्लाइमेट मिल रहा है, अच्छी सॉइल मिल रही है, तो वेजिटेशन ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज द अरेबल लैंड। तो जिस भी लैंड पे आप कोई क्रॉप उगा रहे हो उसको क्या बोला जाता है, अरेबल लैंड बोला जाता है। ये छोटी सी डेफिनेशन थी, याद कर लेना। अरेबल लैंड क्या है, जहाँ पे भी आप क्रॉप को उगा रहे हो उसको अरेबल लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का बेसिक चीज़ पता चल गया कि प्राइमरी एक्टिविटी है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ये सारी की सारी चीज़ें एग्रीकल्चर का पार्ट होती है। 50% से ज़्यादा पर्सन जो है वर्ल्ड में वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंक्लूड है और इंडिया की 2/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर करती है। समझ में आया। फिर है फार्म सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर्स। The operations needed are plugging, sowing, irrigation, weeding and harvesting। देखो जो एग्रीकल्चर हम करते हैं तो उसमें कुछ हम चीज़ें डालते हैं, उसको कहते हैं इनपुट्स। तो इनपुट्स में हम क्या कर रहे हैं, जो मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है, सीड्स हम डाल रहे हैं। एग्रीकल्चर के हमें सीड की ज़रूरत होती है, हम सीड्स अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, वो क्या है, इनपुट है, डालने को कहते हैं इनपुट। तो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मशीनरी है, लेबर, ये सारी चीज़ें हम एग्रीकल्चर में जब डालेंगे तभी हमें उससे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट्स क्या क्या है एग्रीकल्चर के, सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर। दी ऑपरेशंस यानी कि काम क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, प्लगिंग होती है, सोइंग होती है, इरिगेशन होता है, वीडिंग होता है, हार्वेस्टिंग होता है। प्लगिंग मतलब होता है हल चलाना वगैरह, फिर इरिगेशन भी आप करोगे, सिंचाई भी करोगे। वीडिंग में क्या करते हो आप, जो जिन फसलों को कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उन सबको हटाने का काम करते हो। और फिर हार्वेस्टिंग भी होती है, आपकी कटिंग पीरियड उसमें आ जाता है। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम। अब आउटपुट क्या मिलता है, आपने इनपुट देख लिया, इनपुट में आपने चीज़ें डाली थी, फिर आपने कुछ एक्टिविटी करी, ऑपरेशन, उसमें बीज डालना, उसको उसकी देखभाल करना, सोइंग करना, उसका क्या सिंचाई करना, इरिगेशन करना, वीडिंग, फिर उसमें देखना कि कीड़े वगैरह ना लग जाएं, फिर उसको बाद में लास्ट में कट कर लेते हो क्रॉप को। आउटपुट इससे क्या मिलता है, आपको एक क्रॉप मिल सकती है, फसल मिल सकती है, आपको ऊन मिल सकता है। अगर आपने रियरिंग करी है एनिमल की तो आपको उससे क्या मिलेगा, वूल मिल सकता है, डेयरी प्रोडक्ट मिल सकते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको ही हम बोलते हैं फार्म सिस्टम, यानी कि ये सारी चीज़ें इनपुट, ऑपरेशंस और आउटपुट मिलके क्या बनाता है, एक पूरा फार्म सिस्टम बनाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ इनपुट डाले और आपको पूरी की पूरी चीज़ें मिल जाएंगी, फसल मिल जाएगी। अगर आप उसमें ऑपरेशंस नहीं कर रहे हो तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो ये सारी तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो इससे बनता है आपका फार्म सिस्टम। तो फार्म सिस्टम जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ये तीनों चीज़ें मेंशन करोगे, इनपुट्स, ऑपरेशंस, आउटपुट्स। फिर है आपका नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एक मिनट, लेट मी चेक माय माइक बैटरी। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग can classified into two main types depending upon the geographical condition, demands of produce, labor and level of technology। तो हम फार्मिंग को डिवाइड करते हैं दो मेन टाइप्स में। किन किन चीज़ों के बेसिस पे? ज्योग्राफिकल कंडीशन, किसी भी एरिया की ज्योग्राफी कैसी है, क्या वहाँ पे बहुत हाई एल्टीट्यूड है क्या, या फिर उनका जो मौसम है, टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, विंड कैसी है, रेन कितनी होती है। तो इन सब के ऊपर ज्योग्राफिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूस की कितनी डिमांड है, लेबर कैसा है वहाँ पे, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसा है। इनके बेसिस पे हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। एक है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है आपका कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, दोनों को वन बाय वन देखते हैं। Subsistence farming. This type of farming is practiced to meet the need of the farmer's family. तो जो भी subsistence farming होगी इसमें मेनली किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा कि इतनी ही फसल की जाए ताकि हमारा जो किसान है या किसान की जो फैमिली है उसका गुजारा हो सके। तो फार्मिंग किस लिए हो रही है? मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है उसका एम क्या है, जो फार्मर की फैमिली है उसकी नीड को फुलफिल करना। इसमें फिर क्या होगा, वो ऐसा तो होगा नहीं कि अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो बहुत लंबे चौड़े फार्म पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, क्रॉपिंग करेगा, है ना। उसको जितनी नीड होगी वो उतने ही एरिया में सीड लगाएगा, उतने ही एरिया में मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का वो यूज़ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होता है। एंड हाउस होल्ड लेबर, अब इसके लिए बाहर से वो मजदूर नहीं लाएगा, वो हो सकता है कि उसके घर में जो मेंबर है उन्हीं की हेल्प लेके वो इस चीज़ का काम चला ले। लो लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, और आउटपुट इससे कैसा निकलता है? स्मॉल निकलता है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली की नीड्स ही पूरी करनी है। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence farming and primitive subsistence farming। तो इस फार्मिंग को भी हम आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का है ये। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक होगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा घना, इंटेंसिव मतलब होता है घना, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और फिर है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले हमने क्या किया था, फार्मिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग। अब हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इंटेंसिव और प्रिमिटिव में। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग द सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। तो इंटेंसिव में क्या हो रहा है? इंटेंसिव में इंटेंस किस चीज़ की, इंटेंसिटी किस चीज़ की है? लेबर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि लैंड कम है लेकिन उस पर काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा बताओ कि अगर एक ही एरिया में, मतलब मान लो एक एरिया है, एक प्लॉट है जिसपे दो लोग काम करेंगे तो भी उतनी ही फसल होगी, और चाहे 10 लोग काम करेंगे तो भी उतनी ही फसल होगी, है ना। क्योंकि एक लैंड की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन दे ही नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चाहे 10 लोग लगा देंगे तो उससे क्या होगा, वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स, यानी कि वो कल्टिवेट कर रहा है कि स्मॉल प्लॉट पे, लेकिन उसमें लेबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो सिंपल टूल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही, सिंपल टूल्स का यूज़ किया जा रहा है। क्लाइमेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में क्या होता है कि जो फसल होती है ना, वो भी एक साल में, जैसे कि आप एक फसल उगा सकते हो, तो इस वाले एरिया में, ऐसे एरिया जहाँ पे जो क्लाइमेट होता है इतना फेवरेबल होता है, यानी कि वार्म भी होता है, सनशाइन रहती है, सॉइल भी फर्टाइल रहती है, यानी कि एक परफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन उसको मिल रही है। हमने बताया था ना कि ज्योग्राफी चाहिए होती है, दूसरा सॉइल चाहिए होती है, यानी कि क्लाइमेट और सॉइल चाहिए होती है। तो क्लाइमेट भी मिल रहा है उसको, सॉइल भी मिल रहा है, तो क्या होगा, साल में सिर्फ आप एक फसल नहीं उगा सकोगे, एक से ज़्यादा भी फसलें उगा सकोगे। तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो जाएगा। राइस इज द मेन क्रॉप, अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या आ रहा है, मेन तो राइस क्रॉप होगी, इसके अलावा आप क्या उगा सकते हो साथ में, कि व्हीट भी, मान लो आपने राइस तो उगाए, साथ में आपने चावल भी उगा दिए, या मेज भी उगा दी, पल्सेस उगा दिए। ठीक है, दिस फार्मिंग इज प्रिवलेंट इन द थिकी पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मॉनसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया। पॉपुलेटेड रीजन में क्यों हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पे लेबर इजीली मिल जा रहे हैं, तो इंटेंसिव सब्सिटेंस, और प्लस लोगों की डिमांड भी तो ज़्यादा है, तो अगर इतना नहीं प्रोड्यूस किया जाएगा तो फिर उनकी नीड पूरी नहीं हो पाएगी, डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। तो इंटेंसिव सब्सिटेंस में हमने क्या देखा, एक तो सिंपल से प्लॉट पे सिंपल टेक्नोलॉजी के साथ में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, प्लस जो इन्वायरमेंट होता है, जो ज्योग्राफी होती है, वो इतनी फेवरेबल होती है कि एक ईयर में एक से ज़्यादा जो क्रॉप है उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस मेन क्रॉप रहेगी और अदर क्रॉप्स हम वीट ले सकते हैं, मेज ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो फार्मिंग है, इस टाइप की फार्मिंग है, वो कहाँ पे होती है, थिक पॉपुलेशन वाले, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एशिया के रीजन में सबसे ज़्यादा होती है, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में, ठीक है। समझ में आया इंटेंसिव सब्सिटेंस फार्मिंग। अब हमारे हैं प्रिमिटिव सब्सिटेंस को में, तो प्रिमिटिव सब्सिटेंस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम कल्टीवेशन कैसे कर रहे हैं, शिफ्ट हो के कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको इसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिमिटिव सब्सिटेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिटेंस फार्मिंग को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आप कल्टीवेशन तो कर रहे हो, लेकिन शिफ्ट हो के कर रहे हो, एक पर्टिकुलर लैंड पे नहीं कर रहे हो, बल्कि लैंड को चेंज कर रहे हो, ठीक है। आगे समझते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द थिकी फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजोन बेसिन। कहाँ पे ये होता है, अमेजोन के बेसिन में होता है, अमेजोन एरिया में, जहाँ पे अमेजोन के जंगल है। ट्रॉपिकल अफ्रीका में, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है ये वाला। दीज आर द एरियाज ऑफ, और ये कौन कौन से एरिया हैं, हैवी रेनफॉल वाले एरिया हैं, एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। और यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर आपने फसल को काट दिया है, जला दिया है, तो क्या होगा, दोबारा से जल्दी फसल उग जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी होती है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हो रही है, सॉइल भी बहुत अच्छी है, तो इन एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। अब मेथड क्या है इसका वो देख लेते हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड द बर्निंग देम। क्या किया जा रहा है, लैंड को, एक एरिया है, प्लॉट है जहाँ पे पेड़ उगे होंगे, तो उस एरिया में क्या किया जाएगा, पहले पेड़ों को काट दिया जाएगा और उनको जला दिया जाएगा, ठीक है। पेड़ों को काट दिया, जला दिया। द एशेज आर देन मिक्सड विद द सॉइल। अब जो उसकी राख होगी उसको कैसे किया जाएगा, उसको फेंका नहीं जाएगा, उसको सॉइल के साथ में मिक्स कर देंगे। एंड क्रॉप्स आर ग्रोन। अब उस जो राख है ना, उस जो ऐश है, उसको हम एज अ फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं और उसी के ऊपर हम फिर फसल को उगाते हैं अपनी। आफ्टर द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबेंडेंट। अब देखो, अगर हम कोई अलग से केमिकल फर्टिलाइजर्स तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड आएगा कि धीरे, जब आप 2, 3, 4 बार उसी लैंड पे कर लोगे, अपनी प्रोडक्शन कर लोगे, तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म होने लगेगी। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, उस एरिया को, क्योंकि आपने एक ही बार पेड़ को जलाया, उसके बाद आप अपनी फसल किए जा रहे हो, तो ये क्या करते हैं, फिर उस एरिया को कुछ टाइम के लिए छोड़ के चले जाते हैं दूसरे लैंड एरिया पे, और फिर वहाँ पे भी ऐसे करेंगे कि पेड़ों को काटेंगे, जो फसल होगी उसको काट देंगे, उसको जला देंगे, और फिर उसके बाद फिर से उसी ऐश के ऊपर दोबारा से क्रॉपिंग करते हैं। और जब तक ये ऐसे कर करके कई प्लॉट्स में ट्राई कर लेते हैं, तब तक यहाँ की जो फसल होती है, यहाँ की जो सॉइल होती है ना, दोबारा से फर्टाइल हो जाती है, उसके ऊपर दोबारा से पेड़ पौधे उग जाते हैं, जिनको ये दोबारा से जला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये शिफ्ट करते रहते हैं, एक जगह पे टिक के ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन नहीं करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसी को ही आप बोलते हैं झूम खेती। झूम खेती, क्योंकि ये लोग ऐसे झूम नहीं रहे हैं, सर नहीं झूम रहे हैं इनका, मतलब ये खुद शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपने देखा था कि जो फसल है उसको जला दिया जाता है और उसके ऊपर क्रॉपिंग की जाती है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न क्रॉपिंग एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है आपका नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा। तो जो भी रेगिस्तानी इलाके होते हैं ना, अर्ध मरुस्थली और मरुस्थली, यानी कि एरिड और सेमी एरिड रीजन, सहारा के, सेंट्रल एशिया के और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में भी आपको पता है जो राजस्थान वाला एरिया है, थोड़ा सा गुजरात का ऊपर वाला एरिया, तो सम पार्ट ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है ये, लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो मेथड इसका क्या है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along the defined routes। इसमें नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अपने जानवरों के साथ, अपने मवेशियों के साथ एक टाइम पीरियड में अपनी जगह चेंज कर रहे होते हैं, यानी कि हर्डिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जाति है बकरवाल जो पहाड़ी एरिया में रहती है और अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं, भेड़ ही चलाते हैं मेनली।
तो वो क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा ऊपर माउंटेन एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है तो वो नीचे वैली एरिया में आ जाते हैं, ताकि उनको यहाँ पे इजीली चारा वगैरह मिल जाएगा अपनी भेड़ बकरियों के लिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में ना वो चीज़ें जो चारा वगैरह होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, तो ये नीचे आ जाते हैं। और एक टाइम के बाद फिर जब ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है तो ये वापस चले जाते हैं, क्योंकि नीचे वाले एरिया में गर्मी हो जाएगी, तो ये वापस से ऊपर वाले एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा दिनों से चरा रहे हैं अपनी भेड़ बकरियों को, तो उस जगह की जो घास होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उनको शिफ्ट करना पड़ता है दूसरी जगह पे। तो इसी को बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग, घुमंतु जिन्हें बोलते हैं, घुमंतु चरवाहे, जो एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते हैं, किसके लिए, फॉडर के लिए, चारे के लिए। शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड, तो मेनली इन्हीं एनिमल्स को रेयर्ड किया जाता है, चराया जाता है, शीप, कैमल, याक, गोट्स वगैरह को। दे प्रोवाइड मिल्क, इससे, और ये क्यों करते हैं ये काम, ताकि इनको दूध मिले, मीट मिले, और इससे इनको ऊन मिले, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू दी हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये करते हैं। फिर आती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर द सेल इन मार्केट। तो हमने देखा था सब्सटेंसिव फार्मिंग में क्या हो रहा था कि जो किसान है वो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए चीज़ें कर रहा था, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में किसान किस लिए चीज़ें उगाएगा, ताकि वो उसको मार्केट में बेच सके। तो कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड, तो हमने देखा था फार्मिंग में एनिमल्स भी आते थे और क्रॉप भी आती थी। तो क्रॉप्स को उगाया जाएगा और एनिमल्स को रियर्ड किया जाएगा, किस लिए, फॉर द सेल इन द मार्केट, मार्केट में सेल करने के लिए। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज, इसमें जितने बहुत बड़े बड़े एरिया में, फार्म साइज एरिया में जो है क्रॉपिंग की जाती है, बहुत बड़े बड़े एरिया में जो पोल्ट्री वगैरह बनाई जाती है, बहुत बड़े लेवल पे जो है जानवरों को पाला वगैरह जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कमर्शियल फार्मिंग है, ये मनी के पर्पज से की जाती है, तो जितना ज़्यादा बड़ा लैंड होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय द मशीन, इसमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, बहुत लार्ज स्केल पे लेबर यूज़ किए जाते हैं, बहुत अच्छी मशीनें यूज़ की जाती है। इसमें लेबर फिर भी कम होते हैं, मशीन का यूज़ ज़्यादा होता है। हमने पहले वाली जो फार्मिंग देखी थी उनमें लेबर ज़्यादा होते थे, लेकिन मशीन का यूज़ कम होता था। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल, अब इस फार्मिंग को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरी होती है मिक्स्ड फार्मिंग, और तीसरी होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहले कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द कमर्शियल पर्पस, यानी कि आप जो भी क्रॉप को उगा रहे हो, किसके लिए उगा रहे हो, मार्केट में बेचने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। कॉमन क्रॉप इसमें कौन कौन सी आती है, वीट आ जाएगा, राइस आ जाएगी, मेज आ जाएगा, ज्वार, बाजरा, जो भी आप सुनते हो, जितने भी अनाज वाली फसलें, वो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में आ जाती है। मेजर एरियाज इसके क्या हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो जो भी ग्रासलैंड वाले एरिया होते हैं ना, जहाँ पे आप बहुत दूर दूर तक घास के मैदान देखोगे, तो उन वाले एरिया में इसको उगाया जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड में, नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप में और एशिया में। सीवियर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन्स एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो जहाँ पे भी ज़्यादा ठंड पड़ती है, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इससे क्या हो पाता है, बहुत ज़्यादा इनको उगाया नहीं जा पाता, तो सिर्फ सिंगल क्रॉप ही पूरे सीजन में उगाई जाती है। तो ये था आपका कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल पर्पस से किया जा रहा है। मेनली जो आपकी अनाज वाली फसलें हैं वो इसमें आ जाती हैं। टेम्परेट एरिया में, टेम्परेट ग्रासलैंड वाले जो एरिया में है वहीं पे इनको उगाया जाता है, जिसमें आपका अमेरिका, यूरोप और एशिया आ जाता है। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या हो रहा है, द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड, यानी कि आप उसको अनाज उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए भी लैंड को यूज कर रहे हो। चारा, जो जानवरों के लिए चारा आप लोगे ना, उसको उगाने के लिए भी यूज कर रहे हो। एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, और लाइव स्टॉक जो आपके जानवर हैं उनको चराने के लिए भी इसको यूज कर रहे हो। तो यानी कि तीनों चीजें, आप अपनी फसल भी उगा रहे हो, आप चारा भी उगा रहे हो, और आप जो जानवर हैं उनको रियरिंग भी करवा रहे हो। तो तीनों चीज एक ही लैंड पे हो रही है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। एरियाज इसके कौन कौन से हैं, यूरोप में होती है, ईस्टर्न यूएसए में होती है, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में। फिर है नेक्स्ट आपका प्लांटेशन। ओनली सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। प्लांटेशन में क्या किया जाता है, बहुत बड़े, बहुत लार्ज स्केल पे सिर्फ एक ही चीज की प्लांटेशन की जाती है, बहुत बड़े बड़े एरिया में। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए और बहुत ज़्यादा लोग भी चाहिए प्लांटेशन करने के लिए। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज, दिस रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अब जो चीज़ें आप जिसकी प्लांटिंग करोगे
तो वो उससे जो भी चीज़ें बनेंगी उसके लिए फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है, और वो फैक्ट्रीज़ नियर बाय एरिया में होती है, लेकिन इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी। तो इस वाली एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांसपोर्टेशन भी है, और सारे में आपको ट्रांसपोर्टेशन की इतनी नीड नहीं लग रही थी जितनी इसमें लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉफ़ी की प्लांटेशन कर रहे हो, टी की प्लांटेशन कर रहे हो, तो टी और कॉफ़ी को आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, आप क्या करोगे, उसको फार्म में भेजते हो, ताकि वहाँ पे फैक्ट्रीज में भेजते हो, ताकि वहाँ से क्या हो सके, वो प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट बन सके, क्योंकि ये कमर्शियल फार्मिंग के अंदर में आता है। आपने ये चीज़ देखी हुई है, तो इसको हमें प्रोडक्ट बनाना है। ऐसा नहीं कि हमने इसकी फार्मिंग करी बहुत बड़े लेवल पे और हम इसको अपने घर में चाय बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए नहीं करेंगे, हम बेचने के लिए करते हैं। एरियाज इसके कौन कौन से हैं? ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है, जो 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ के बीच के ट्रॉपिकल रीजन में आ रही हैं, उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो इस वाले एरिया में जितनी भी कंट्रीज आ रही है, मलेशिया रबर के लिए, कॉफ़ी करा जाता है ब्राज़ील में, टी इंडिया और श्रीलंका में होती है, ये इसके एग्जाम्पल है प्लांटेशन के। तो समझ लिया आपने प्लांटेशन क्या है। सिंगल क्रॉप उगाई जा रही है, बहुत बड़े लेवल पे उगाई जा रही है, लेबर्स इसमें ज़्यादा चाहिए होते हैं और कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट, बाकी की जो भी होगी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये पार्ट वरना लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत ईजी है, इतनी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।